नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही। बिलावल भुट्टो की तरफ से एक बड़ी चेतावनी जारी कर दी गई। बड़ा बयान आप देखिए किस तरह से सिंधु जल समझौते को लेकर दिया गया है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री का भड़काऊ भाषण सामने आया। बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ यहां पर भड़काऊ भाषण दिया है और सिंधु जल समझौता रोकने पर भारत को यहां धमकी दी गई है। सिंधु दरिया हमारा है, इसमें या तो हमारा पानी बहेगा या फिर आप देखिए किस तरह से गिदड़ भभकी की गई है। और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान में आप देखिए भारत के खिलाफ किस तरह से भड़काऊ भाषण दिया है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक झटके में सिंधु जल समझौते को तोड़ दें। हम इसे नहीं मानते और हमारी आवाम इसे नहीं मानती है। हजारों साल से हम इस नदी के वारिस हैं और पाकिस्तान की जनता यहां पर जवाब देगी। बिलावल ने ये कह दिया कि सिर्फ इसलिए कि भारत की आबादी ज्यादा है तो ये तय नहीं हो सकता कि पानी किसका है। हम डटकर मुकाबला करेंगे। सरहदों पर हमारी फौज हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। ये गिदड़ भभकी पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन नेस्तनाबूद करने के लिए हिंदुस्तान के भी जवान आप देखिए किस तरह से बॉर्डर पर तैनात हैं। और अगर थोड़ी सी भी हरकत करने की कोशिश की जाती है तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल देखिए मंत्री की तरफ से गिदड़ भभकी जरूर यहां पर दी गई है कि सिंधु जल समझौते को इस तरह से रद्द नहीं किया जा सकता है, लेकिन भारत ने पूरी तरह से रद्द कर दिया है। और तमाम जो नागरिक यहां पर पाकिस्तान के अंदर पहुंचे थे, आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान से भारत की तरफ पहुंचे थे, उन्हें वापसी का रास्ता दिखा दिया गया है। क्योंकि 24 घंटे के बाद 48 घंटे का समय जिस तरह से दिया गया था, एक एक करके पाकिस्तान वापस उन्हें भेजने का काम शुरू कर दिया गया है। तो पाकिस्तान के अंदर डर खौफ का माहौल इस वक्त बना हुआ है और भारत एक एक करके कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश में पूरी तरह से लगा हुआ है। लेकिन सिंधु जल समझौता रोकने पर भारत को बिलावल की जो है वो धमकी है, लेकिन कितनी काम आएगी ये बड़ा सवाल यहां पर बन गया है। क्योंकि आप देखिए इकोनॉमी के तौर पर पाकिस्तान कहां पर खड़ा है और किसे धमकी देने की कोशिश कर रहा है, ये सबसे पहले सोचने की जरूरत है। बताते चले कि यहां पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया है। वो कह रहे हैं कि हमारी आवाम इसे नहीं मानती है तो भारत को इससे क्या। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि हजारों साल से इस नदी के वारिस हैं, किस तरह से कहां पर लिखा गया है ये भी सवाल है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक झटके में सिंधु जल समझौता तोड़ दें, जो कि भारत ने तोड़ दिया है और हमें इसे नहीं मानते हैं। तो मानने से क्या होता है, एक बड़ा स्टेप यहां भारत की तरफ से ले लिया गया है। चलिए पैनल की ओर ही बढ़ जाते हैं। जल्दी जल्दी से इस पर चर्चा करना जरूरी है क्योंकि समय बर्बाद ना करते हुए सीधा पैनल की तरफ ही चलेंगे। कर्नल दिनेश शर्मा रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत कर्नल जुड़ने के लिए। विनोद शुक्ला है हमारे साथ, विदेश मामलों के जानकार। बहुत बहुत स्वागत आपका भी जुड़ने के लिए विनोद जी। कर्नल सुशील पठानिया रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। दिनेश जी आप ही के पास आऊंगी सीधा। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि इस तरह से आप संधि को खत्म नहीं कर सकते हैं और भड़काऊ भाषण पर भड़काऊ भाषण, क्या सोचा जाए? तिलमिलाहट है पाकिस्तान के अंदर की नहीं? आशा जी, ये जो प्राणी है जिसका नाम है बिलावल भुट्टो, उसको जवाब देने के लिए मेरे हिंदी के शब्दकोश में बहुत सारे अलंकार हैं, लेकिन मैं इस समय एक विख्यात चैनल के ऊपर बैठा हूं और उस चैनल का संचालन मेरे भारत की बेटी कर रही है, तो मुझे मर्यादा के अंदर रहते हुए ही बातचीत करनी है। ये बिलावल भुट्टो ने जो बयान दिया है ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण और बेसलेस है। जो ये बोलते समय जो है इसने अपनी बुद्धि का जरा भी प्रयोग नहीं किया। आप बार बार कह रहे हैं कि पूर्व विदेश मंत्री, अरे मैडम आज की तारीख में और इससे पहले भी देख लीजिए, चाहे वो विदेश मंत्री हो, चाहे वो राज्य मंत्री हो या डिफेंस मिनिस्टर हो, उनकी औकात जो है ना वो एक चपड़ासी या अर्दली के बराबर की होती है। तो हमें जो है इस चीज को जो है ये उनकी अपनी जो है क्या कहते हैं बौद्धिक विचारधारा को दिखाते हैं और इस चीजों के बारे में तो हमें बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना चाहिए। आप फैक्ट एंड फिगर के ऊपर आ जाइए। अरे तुम्हारे कहां से बपौती में आ गई कि सिंधु नदी थी और फिर आप उसमें बात करते हैं कि सिंधु नदी में पानी बहेगा नहीं तो भारत का खून बहेगा। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूं कि भाई आज तू देख ले, आज बीएलए ने तुम्हारे एक ट्रक के ऊपर हमला किया जिसके अंदर तुम्हारे 10 फौजी मारे गए हैं। दूसरा, तुम्हारे लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर आज क्या हुआ, क्यों वहां पे धमाके और
आग लगी हुई है, आपने लाहौर एयरपोर्ट इंटरनेशनल जो बंद कर दिया, आप अपने घर को तो सुधार नहीं सकते हैं और आप भारत जैसे देश के साथ जो है इस प्रकार की बयानबाजी दी है। ठीक है। और ये बयानबाजी क्यों दी है, किसको खुश करने के लिए दी है कि मैं ऐसा बोलूंगा तो सरदार बड़ा खुश होगा, मुझे शाबाशी देगा। अरे भाई, तुम चोलिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर से पाकिस्तान आर्मी एक कैनाल निकाल रही है जो चोलिस्तान का 16,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो डिजर्ट है, वहां पर ये जो है ग्रीन प्लान के मुताबिक कोई फॉरेन के कारपोरेट को वो इलाका देना चाहती है ताकि वहां को, उस इलाके को डेवलप किया जा सके। और सिंध प्रदेश से इंडस के द्वारा जो है वो कैनाल निकाल रहे हैं। वहां पर सिंध के लोगों के अंदर इतना विद्रोह और इतना आक्रोश है जो कि उनकी मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताती है। उस मामले में बिलावल भुट्टो कुछ बात नहीं कर सकता। लास्ट सेंटेंस, ये वही भाषा बोल रहा है जो इसका नाना बोला करता था या जो इसकी माँ बोला करती थी। तो इसको ध्यान में रखना चाहिए कि खून जो है वो कराची में बहा था, वो सिंधु जल समझौते को लेकर बार बार बात हो रही है। ठीक है दिनेश जी, सिंधु जल समझौते को लेकर बार बार बात हो रही है जो 1960 में हुआ था। कहा जा रहा है कि वन साइडेड नहीं हो सकता, ऐसे कैसे रद्द कर देंगे? देखिए कैसे नहीं है मैडम। दिनेश जी एक सेकेंड दिनेश जी, विनोद जी बोलिए जी। एक तो ये बात कि एक वन साइडेड कैसे रद्द किया जा सकता है। दूसरा ये कि 1960 में क्यों समझौता हुआ था। दो प्रश्न प्रमुख तौर पर हैं जो सबके सामने, जिसको समझना चाहिए कि जब देश 47 में आजाद हुआ, उसके बाद लंबे समय तक ये मामला चला। 60 में अचानक किस दबाव में उस समय की सरकार ने इस तरह का समझौता किया जिसमें भारत को नुकसान था। और नुकसान केवल जो शर्तें थी उस पर नहीं था, बल्कि अब तक हम अपना, जो हमारा अपना हिस्सा है वो भी हम नहीं उपयोग कर पा रहे थे। एक ये मसला हो गया। दूसरा ये कि जो ये बात कर रहे हैं कि वन साइडेड कैसे नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। जब तक दोनों लोग मिल करके मीडिएशन की बात नहीं करेंगे तब तक इसमें मीडिएशन नहीं हो सकता है। और भारत अब मीडिएशन में नहीं आ जाएगा। क्यों जाएगा? और उसने कैंसिल कर दिया है और उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। तो ये तो उनका कहना कि नहीं होगा। दूसरा ये कि उनके जो मुख्य बयान है कि या तो सिंध में सिंध दरिया में पानी बहेगा या खून बहेगा। देखिए, कर्नल साहब ने ये कहा कि ये उनके नाना और उनकी माँ इस तरह की बात करती रही हैं। मैं उससे एक पीढ़ी और लेके पीछे जाऊंगा। उनके पर नाना जो हुआ करते थे शाहनवाज भुट्टो, जो जूनागढ़ के दीवान हुआ करते थे, वो भी इसी तरह की धमकी दे रहे थे। और उन्हीं के दबाव में जूनागढ़ ने इनिशियली जो है वो एक्सेशन पाकिस्तान का वो किया। बाद में जब सरदार पटेल एक्टिव हुए तो उसके बाद वो सारा कुछ कैंसिल हुआ। और उसके बाद न केवल जूनागढ़ का जो नवाब था वो जाम साहब जिसको बोला जाता था वो भाग गया, यहाँ तक कि अपने बेटे को और बीवी को छोड़ के भाग गया। तो ये वही कायर लोग हैं। ये कायराना बात, मैं इतना बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ, ये खाली गीदड़ भपकी देने वाले लोग हैं, कायराना बात करने वाले हैं। इनकी हैसियत नहीं है। मतलब ये कह सकते हैं कि एक एक करके गिदड़ भपकियां जो हैं उससे डरने वाला नहीं है भारत, बस सीधी सी बात है। कर्नल पठानिया, बार बार ये कहा जा रहा है कि भारत के मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। कभी ऐसा हुआ है कि भारत ने कोई चीज सोची और वो नहीं ली है, जो इस तरह से बयानबाजी पाकिस्तान के अंदर अपनी जनता को बरगलाने के लिए की जा रही है? देखिए, पाकिस्तान के ऊपर दो अभिशाप हैं आशा जी। सबसे बड़ा ये है कि उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो दुनिया में सबसे घटिया पॉलिटिकल लीडरशिप है। उनको दूसरा, उनकी जो समझने की शक्ति है वो जीरो है। और वो बयानबाजी पे सोचते हैं कि इससे जो है डिफरेंस हो जाएगा, वो नहीं होगा। अभी अपनी आर्मी पे ये जो जितना इतराते हैं कि हमारी आर्मी जो है उनको मुंह तोड़ जवाब देगी, 71 में जब 93,000 सोल्जर ने सरेंडर किया था, उससे बड़ी शर्मनाक घटना पूरी दुनिया के इतिहास में आपको नहीं मिलेगी। तो थोड़ा सा हमें पीछे मुड़ के भी देखना पड़ेगा। और उनको भी चाहिए कि रियॉट्रिक की जगह आप रियलिटी देखिए। अभी भारत ने ये समझौता रद्द नहीं किया है, इट जस्ट हैज बीन सस्पेंडेड। और अभी से उनकी ये हालत हो गई है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान की जो इंटरनल सिचुएशन है उसके अंदर कितना जोरदार भूकंप आया हुआ है। अभी ये भी सुनने में आ रहा है सोशल मीडिया पे
कि उनके जो मौलाना मुनीर हैं, उनको मैं मौलाना ही बोलूंगा बिकॉज ही इज नॉट ए सोल्जर एंड ही इज डिसग्रेस्ड हिमसेल्फ एंटायर सोल्जर फ्रेटर्निटी। उन्होंने अपनी फैमिली को बाहर भेज दिया है। अभी शुरुआत हुई है। देखिए, ये जो डिप्लोमेटिक मेजर्स लिए गए हैं, ये एक शुरुआत है। और अगर हम बात करें कि सिंधु नदी जो है, हमारे पास भी वो क्षमता नहीं है कि उसको वाटर को रोक सके, और ना ही हमारे पास क्षमता है कि ये जो 3 रावी, सतलुज और व्यास जो है उनके ऊपर, बिकॉज हमारे पास रिजर्वायर नहीं है, हमारे पास कैनाल कनेक्टिविटी नहीं है। और उसके बावजूद भी जो वहां पे जो रिएक्शन आ रहा है, तो आप ये मान सकती हैं कि उनकी जो हिम्मत है, उनकी जो करेज है, दैट इज जस्ट ए टोटल फसाड, और अंदर से वो पूरी तरह कांपे। लेकिन पठानिया जी, जानकार कह रहे हैं कि 30% जो पानी में कमी आ गई है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि एक्शन नहीं लिया गया है। बार बार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सवाल उठ रहा है। देखिए, जब ये सिंधु समझौता हुआ था, उसका 68%, अगर हम बात करते हैं झेलम, चिनाब और इंडस की, 68% पाकिस्तान को दिया गया था। इंडिया के पास 32% था। इंडिया जो अपना 32% है, उसको भी तक यूटिलाइज नहीं कर पाया है। And that was the reason, because this treaty, whenever it was signed in 1960 की वर्ल्ड बैंक ने जब मीडिएट किया था, कांग्रेस की हुकूमत थी। आप लिबरल हो सकते हैं, लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था पानी का 68-32%, दैट इज ऑब्नॉक्शियस। और जहां तक सस्पेंशन की बात है, देखिए, एग्रीमेंट के हिसाब से आप इसको तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन आप इसको सस्पेंड मोड पे तो रख सकते हैं फॉर 10 years, मे बी 15 years। हु इज स्टॉपिंग अस? तो इनकी जो आर्बिट्रेशन की पावर है वर्ल्ड बैंक की, वो घट जाएगी। ये भी उनको पता है। तो ये वो आज की सिचुएशन देखते हुए रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए, अभी क्या हुआ था कि रावी, चिनाब और सलाल डैम जो उनको बंद कर दिया है, पिक्चर्स आ रही हैं, पानी का फ्लो कम हो गया, लेकिन हमारे जो डैम्स है उनकी भी एक कैपेसिटी है। वी कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट, वी हैव टू ओपन द गेट्स। तो उनकी सफरिंग शुरू हो गई है, लेकिन अगर वो विजनरी है और उनको लगता है कि 3-4 साल के बाद जब भारत अपनी तैयारी कर लेगा, विनोद जी, कर्नल दिनेश, मैं आपके पास आ रहा हूं बाद में। उनकी बुरी हालत हो जाएगी। जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि पानी को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन कहा जा रहा है कि डाइवर्शन जरूर दिया जा सकता है, क्योंकि रोकने के लिए सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए। और अगर डाइवर्शन हो जाता है तो भी तो आप देखिए लाले पड़ जाएंगी पाकिस्तान को कि नहीं, क्योंकि जिस तरह की बौखलाहट दिख रही है, अभी समझ में आ गया है उसको कि पानी बंद होने वाला है, क्योंकि वाटर लेवल नीचे जा रहा है, कमी उसमें आई है। देखिए आशा जी, ये बात सही है कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, पानी को कंटेन करने के लिए, रोक के रखने के लिए रिजर्वायर बनाने का है, और रिजर्वायर 1-2 दिन में नहीं बनता है, उसके लिए टाइम लगेगा। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, महत्वपूर्ण बात ये है कि हम जो 32% का, मुझे शायद अंदाज है कि 40 और 60 का वो है, वॉट एवर इट इज, जो हमको जितना इस्तेमाल करना चाहिए था, हम उतना भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर हम उतना भी इस्तेमाल करने लगेंगे जो हमको समझौते के तहत मिल रहा है, तब भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल आने वाला है। हम रिजर्वायर बना लेंगे तब तो उनके लिए शायद सचमुच सूखा वाली स्थिति हो जाएगी। और एक और बात जो महत्वपूर्ण है, कि जो मैं कहना चाह रहा था, कि ये जो इंडस रिवर है, ये इंडस रिवर जब सिंध के पास पहुंचती है, अरेबियन सी में मर्ज मतलब जाने से पहले, उसके पहले ही ये नदी ऑलमोस्ट डेड हो गई है। अब भारत अगर पानी रोक देगा तो ये इनकी हालत और खराब हो जाएगी। मतलब रिवर में लगभग 40-50 किलोमीटर तक समुद्र का पानी आ रहा है, उसकी हालत, रिवर की ऐसी हालत है। और आप किसी काम के लिए जो समुद्र का पानी है या खारा पानी है, उसको नहीं इस्तेमाल कर। इस मामले में जब थिंग्स बेहतर थी तो भारत ने मदद के लिए भी ऑफर किया था, लेकिन जो पाकिस्तान का रवैया होता है कि इंशाअल्लाह हम खुद सब बंदोबस्त कर लेंगे, इस तरह का जवाब आया था, तो भारत उस मामले से लौट। तो कुल मिलाकर के जो स्थितियां हैं वो बहुत खतरनाक, बहुत अच्छी नहीं है पाकिस्तान के लिए। अगर भारत जो अपनी कैपेसिटी जितनी उसको अलाउड है उतना भी इस्तेमाल करने लगेगा तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल आएगा। और अगर उसने ये डिसाइड कर लिया कि हम रिजर्वायर बिल्ड करके 4-5 साल या 10 साल में पूरा का पूरा कर दें, खैर 4-5 साल ये मामला ही नहीं जाने वाला है, उसके पहले ही पाकिस्तान का जो इंटरनल डिफरेंसेस हैं बलूचिस्तान, सिंध और उसमें, वो कहाँ रहेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन इस मामले में उनको बड़ी मुश्किल होने जा रही है। पानी तक के लिए हो जाएंगे, वो दरिया
खून बहाना तो उनको दूर की बात है, पहले वो अपने लोगों को पानी पीने के लिए मुहैया करा ले। बिल्कुल बिल्कुल। सिंचाई की तो कर्नल बात छोड़ दिनेश, वो दीजिए। कह रहे हैं कि खून बहाना तो बहुत दूर की बात है, इस शब्द का तो इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए था। सबसे पहले अपनी जनता को पानी तो पिला लीजिए कि वो मिल जाए आपको, उसके बाद आगे की सोचेंगे। कर्नल दिनेश। आशा जी, मैं एक बात ऐड करना चाहता हूं। ये जो हम पाकिस्तान वाले भी छाती पीट पीट के कह रहे हैं कि एक तरफा संधि को हम नहीं कैंसिल कर सकते हैं, जैसे सुशील पठानिया सर ने कहा कि अभी सस्पेंड किया है, लेकिन मैडम जो मेरा सामान्य ज्ञान कहता है कि लॉ ऑफ ट्रीटीज जो वियना के अंदर से पास हो चुकी है, लॉज ऑफ ट्रीटीज के अंदर एक आर्टिकल 62 है जिसके अंदर ये क्लैरिफाई किया गया है कि अगर दो पार्टीज के बीच में कोई संधि या समझौता होता है और आने वाले वर्षों के अंदर पता चलता है कि उस संधि में एक दूसरा पार्टनर जो है आपके इंटरेस्ट को जो है हार्म कर रहा है, तो उस संधि को तोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए 2019 के अंदर अमेरिका और रशिया की इनके पहले एक आपस में समझौता था जो था इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्स वेपन, कि आप 500 से 550 किलोमीटर के इलाके को कवर करने वाले आप न्यूक्लियर वेपन को ना तो आप तैयार कर सकते हैं और ना ही किसी प्रकार से आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन धीरे 2019 के अंदर यूएसए उस संधि में से निकल गया और फिर ये संधि जो है नलीफाई हो गई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हमारे जैसे विनोद शुक्ला सर हैं, हम लोग तो सैनिक हैं, अगर ये हमें बता सके कि प्रोविजन तो एग्जिस्ट करता, अब आ जाती है बात आपके सवाल की। अरे ये सबको अभी तो सस्पेंड किया है, तो उस प्रकार की खलबलाहट जो है वो पाकिस्तान के अंदर आ रही है और हम सबको और पाकिस्तान को भी पता है कि अगर हमने पानी रोक दिया तो आपका क्या हाल होगा। आज जैसे मैंने पहले बताया सिंध के अंदर तो ऑलरेडी प्रोटेस्ट हो रहे हैं पानी के ऊपर, क्योंकि उन्हें पीने के पानी की भी दिक्कत आ रही है। तो अगर पानी बंद करते हैं उनके इकोनॉमी के ऊपर फर्क पड़ेगा, उनकी जीडीपी के ऊपर फर्क पड़ेगा, उनको जो है उनका जो कृषि एग्रीकल्चर फील्ड है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। तो फिर इसके बाद तो ये घुटनों के ऊपर आ जाएंगे। जी आशा जी। विनोद जी, ये समझाइएगा कि क्या वाकई में संधि को तोड़ा जा सकता है, क्योंकि पहले जिस जानकार से बात हो रही थी वो कह रही थी कि अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर देखा जाए तो जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, 28 लोग हमारे शहीद हुए हैं, तो ये बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसमें क्या रुकावट है? क्या वाकई में कोई रुकावट आती है? ये मैं जानना चाहूंगी आपसे। टेक्निकली जो कर्नल दिनेश शर्मा कह रहे थे, हम वन साइडेड इस संधि को मना कर सकते हैं, ये इस तरह के क्लॉजेज प्रोविजंस हैं जी। और दूसरी बात ये कि अगर आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की बात करेंगे तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर बात उस व्यक्ति से बात होती है जो ह्यूमैनिटी को समझता है। पाकिस्तान ह्यूमैनिटी को नहीं समझता है। पाकिस्तान रॉक स्टेट है, बारबेरिक स्टेट है। किसी भी दूसरे देश के सीमा में घुस करके वहां के नागरिकों को उसके रिलीजन के आधार पर उसको पूछ करके मारना, ये एक घटना है। अनगिनत ऐसी घटनाएं हैं और भारत का ये टॉलरेंस है वो उसको कमजोरी समझी जाती रही है, वो समझा नहीं जाना चाहिए। और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पाकिस्तान के लिए ये क्लॉज एप्लीकेबल ही नहीं है, वो ह्यूमैनिटी की बात ही नहीं करते हैं। इसलिए ये दोनों बातें, एक तो ये कि ये समझौता तोड़ा जा सकता है कभी भी, अभी पेंडिंग मतलब अभी एवेंस में है, तोड़ा जा सकता है। दूसरा है कि ह्यूमैनिटी की बात पाकिस्तान से करना बेमानी है, उसके कोई मायने नहीं है। इनको जब तक इनको टाइट स्लैप नहीं मिलेगा, जब तक इनको मतलब ये सभ्य भाषा नहीं है, लेकिन कम से कम पाकिस्तान के साथ सभ्य भाषा में बात करना शायद उनको समझ में नहीं आता है। इनका इलाज यही है कि इनको हिट किया जाए और उसके लिए अब हमको लगता है भारत सरकार का मन बन गया है। जी कर्नल पठानिया, वो कह रहे हैं कि किसी भी तरह से हिट करना है बस, क्योंकि जो हालात इस वक्त बनाए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, तो छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बार बार इसी तरह से हुए तो फिर हौसले बढ़ते चले जाएंगे। पास करना जरूरी है। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो वो पानी पे होगा।
और जिस कंट्री के पास पानी है दैट विल इमर्ज एज ए विनर। ये सर्वे के बाद, किसी ने इसको रिसर्च करने के बाद ये कहा गया है। और दूसरा, अगर हम ट्रीटी की बात करते हैं, देखिए ट्रीटी की वैलिडिटी रह गई है कि इतने बड़े हमले के बाद। और ये ट्रीटी वगैरह जो होते हैं ये कमजोर नेशंस के लिए होते हैं, जिनकी अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं है, जिनको डर है कि वर्ल्ड बैंक हमें पेनलाइज कर सकता है बिकॉज मीडिएशन उन्होंने की हुई है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक किसके इशारे पे चलता है ये भी सबको पता है, यूएसए के इशारे पे चलता है। अभी पाकिस्तान को शय कौन दे रहा है? सबसे पहले चाइना। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, ये यूएसए हमें लग रहा है कि हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, वो कभी भी अपने नेशनल और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जाएंगे। और ट्रंप ने आज जो बयान दिया है कि इनको आपस में सुलझाने दीजिए, दैट इज अ काइंड ऑफ इंडिकेशन कि भैया हम तो न्यूट्रल रहेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो सिचुएशन के हिसाब से विल टेक द स्टैंड। चाइना इन एनी केस इज गोइंग टू सपोर्ट देम एंड देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट चाइना के अंदर भी हमारे काफी रिवर आ रहे हैं। सतलुज वहां से ओरिजिनेट होता है, ब्रह्मपुत्र वहां से ओरिजिनेट हो रहा है, उसकी जो सुपनीसर और लोहित चीजें हैं। तो कल को चाइना भी तो ये कर सकता है कि हम आपके पानी को रोक देंगे। तो पाकिस्तान को ये शय मिल रही है जिसके बेस पे वो ऐसे बयान दे रहा है, लेकिन हमें उससे डेटर नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा हमें जो अपने दूसरे ऑप्शंस हैं, मिलिट्री ऑप्शन, वो यूज करने की जरूरत है। उसके बगैर अगर आप सोचते हैं कि ट्रीटी के बेस पे या वीजा बंद करने से या अटारी बागा बंद करने से चीजें जो है वो पाकिस्तान समझ जाएगा, बिल्कुल नहीं समझेगा। कर्नल दिनेश, इस समय तो फिर क्या उरी स्ट्राइक की तरह काम होना चाहिए, बालाकोट स्ट्राइक की तरह काम होना चाहिए, लेकिन उसके बाद स्ट्राइक, देखिए ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है मैडम, ये छोटे ऑप्शंस है। हमें उससे ज्यादा उनको हिट हार्ड करना पड़ेगा। और हिट हार्ड करने के लिए हमारे पास वेर विद ऑल है। मैं बताता हूं कैसे कर सकते हैं हम जी। आप पूरी जो फ्रंट है इसको एक्टिवेट कर दीजिए। राजस्थान से लेके आप सैचन तक जहां जहां आप एक्टिवेट कर सकते हैं एक्टिवेट कीजिए इन एनी फोरम। एलओसी के ऊपर आप जो फायरिंग है और उसको संधि को मद्दे रखते हो, अभी हमारे पास राफेल है जो बगैर सीमा का वायलेशन किए उनके ऊपर हिट कर सकते हैं। लेट्स सी द फन दैट हाउ दे रिएक्ट। ब्रेक द सीजफायर एग्रीमेंट, आई हैव बीन टॉकिंग इट ओवर अ वेरी लॉन्ग टाइम। उसकी कोई वैलिडिटी नहीं रही है अभी। और उसके बाद हमारे जो बॉर्डर एक्शन है एलओसी में, जहां पर साथ साथ ही बंकर होते हैं, उनके बंकरों को कैप्चर कीजिए। उनके जो जवान जो बॉर्डर एक्शन टीम, हमारे ऊपर भी कभी कभी वो हमला करते हैं। वी हैव टू बी वेरी वेरी एग्रेसिव देयर। और इनके जो ट्रेनिंग कैंप है, लॉन्च पैड है, खाली हो चुके होंगे, वो एक बड़ी कार्रवाई होगी जी। कर्नल दिनेश कह रहे बंकर्स को कैप्चर करने की जरूरत है। मैडम, ठीक है, कर्नल पठानिया बता रहे हैं वो एक ओवरऑल सिनेरियो के अंदर आ रहे हैं। मतलब हमें कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए कि हम सिर्फ बंकर करने की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पूरे इलाके को आप एक्टिवेट कर दीजिए। पूरा इलाका एक्टिवेट करने से, क्योंकि इनकी जो 11 कोर है क्वेटा में और एक जो दूसरी कोर है अफगानिस्तान की तरफ, ये उनको तो वहां से ला नहीं सकते हैं हमारे पास लड़ाई करने के लिए। तो ये अगर हम एक्टिवेट करते हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे कि किस जगह से हमने अंदर घुस के और इनको अच्छी तरह से कमर तोड़नी है। अब बात आ जाती है, जैसे बीच में एक पॉइंट रह गया था, अरे आपने शिमला समझौता तो ऑलरेडी आप कह रहे हैं कि हमने खत्म कर दिया पाकिस्तानियों, तो फिर एलओसी की कहां है सैंक्टिटी? फिर तो कोई सैंक्टिटी नहीं है एलओसी की। फिर तो हम कहीं से भी क्रॉस कर सकते हैं, जहां हमारे रफेल अंदर जा सकते हैं वो हम कर सकते हैं। मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि अभी की तारीख के अंदर जो है हमें जो है फुल फ्लैश जो है अटैक करना चाहिए और पाकिस्तान की कमर तोड़ देनी चाहिए। आशा जी, आप कह रहे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक करें। सर्जिकल स्ट्राइक, अरे सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं उसका अफेक्ट नहीं होगा। और फिर हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग बैठे हुए हैं कि वो जो है कोविड ऑपरेशन के आपसे सबूत मांगेंगे। ठीक, और लेकिन इस बार तो ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है दिनेश जी। इस बार तो सब एक पटल पर नजर आ रहे हैं। विनोद जी, इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो फिर देखिए आशा जी, मुझे लगता है कि जो भी है, अब दो फौज के लोग हैं, सिपाही बैठे हुए हैं, तो मुझे उस पर बहुत ज्यादा कमेंट की स्ट्रेटजी क्या होगी उस पर करना ठीक भी नहीं होगा। मैं उस पर चर्चा करनी भी नहीं है, उस पर चर्चा करनी भी नहीं।
जी जी बिल्कुल सही हाँ। बात कह रही। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि वो अटैक हिट इस तरह का होना चाहिए कि उनको फील हो। और ये जो छोटे छोटे पिछले वाले अटैक थे वो टेररिस्ट जो लॉन्च पैड थे या टेररिस्ट कैंप्स थे उन पर हिट किया गया। भाई वो तो फिदाइन है, वो तो जब घर छोड़ते हैं तो इसलिए ही घर छोड़ के आते हैं कि उनको मरना है, उनको मर के के पास जाना है। ये जो आर्मी के लोग हैं जिन्होंने अपना एक फील्डम बना रखा है, वो सैनिक नहीं है, वो पाकिस्तानी आर्मी की वो 72 हूरें दिखाई जा रही हैं, लेकिन आगे जाके वो मिलेंगी या नहीं ये तो किसी को नहीं पता है, क्योंकि आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल पठानिया, विनोद जी आपका भी, और कर्नल दिनेश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल गीदड़ भभकियां जो पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही है, भारत बिल्कुल भी डरने वाला नहीं है और मुंहतोड़ जवाब देगा, क्योंकि उसने जिस तरह से कदम उठाए हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस हद तक पाकिस्तान को सजा मिलने वाली है। यानी कि जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर हालात को खराब करने की कोशिश की है, उनके आकाओं को जड़ से खत्म करने का बीड़ा अब भारत की तरफ से उठा लिया गया है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।